एक कॉलर मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप कॉलर की मसाइल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम कोमल है और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं यूके जाना चाह रही हूँ स्टडी वीज़ा पे। काइंडली मुझे थोड़ी सी गाइडेंस आप अगर दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए और अगर इसके ऊपर पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आएगा अगर मैं सिर्फ अकेले एज अ सिंगल मैरिटल स्टेटस के साथ यूके मूव करती हूँ। जी कोमल, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो कंप्लीटेड एजुकेशन है, क्या आप बैचलर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बीकॉम ऑनर्स, और अब मैं उसको मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा, मास्टर्स पे इस टाइम यूके ने एक बहुत अच्छी चीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और वो आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को वो इस टाइम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो बच्चे मास्टर्स लेवल पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक तो आपको एक पार्शियल स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। यूके आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आपके सिर्फ HEC रिकमेंडेड जो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कोमल के सवाल का जवाब देंगे। कोमल, आपके लिए जो आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, जो फंड्स आप यहाँ से खर्च करके जाएंगी, ठीक है, वो तकरीबन आपको जो है तकरीबन 7-8 हज़ार पाउंड, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कह लें तो 24-25 लाख रुपए इनिशियली यहाँ से आप फीस पे करके जा सकते हैं। ये कितनी देर की फीस पे होगी? ये एक सेमेस्टर की फीस आपकी पे होती है। इसके अलावा एक चीज और आपको चाहिए होती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसको आप शो मनी भी आम अल्फाज में कहते हैं, वो आपको चाहिए होती है पाकिस्तानी तकरीबन 5 मिलियन रुपीस की। वो आपको फॉर द इसके अलावा चाहिए, इसके अलावा वो चाहिए, और वो आपको तकरीबन 2 मंथ्स के लिए वो जो बैंक स्टेटमेंट है उसको जो है वो आपको रखना पड़ता है। और इनिशियली 7 to 8,000, समटाइम अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो उसमें आपको और भी लो ऑप्शन मिल जाता है, और एक सेमेस्टर की फीस आप पे करके यूके चले जाते हैं। उसके बाद आपको चूंकि वहां पे वर्क अलाउ है, ठीक है, और आपके ड्यूरिंग द सेमेस्टर भी आपको फुल टाइम वर्क अलाउ के ऑप्शंस भी आते हैं, तो बाकी फीस आप वहां जाके। अच्छा बिलाल साहब, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के माशी हालात पहले ही कैसे हैं, तो एक शख्स के पास इतने फंड्स तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं कि वो इतने पैसे वहाँ जाकर अपने ऊपर लगाएं। तो क्या यूके ऐसी अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि वर्क टाइम भी दिया जाए जो स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं, बिल्कुल कोर्सेज कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पे जाके अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस खुद निकाल सके? बिल्कुल, यूके देखें एक यूनिवर्सल जो है वो पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए एक लॉ है कि स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक ही अलाउ होता है हमेशा। लेकिन जब स्टूडेंट्स के सेमेस्टर का ब्रेक आता है जी, उसके अंदर वो 100% फुल टाइम काम कर सकते हैं। और ये ब्रेक कितनी देर का आता है अमूमन? अराउंड 2 मंथ्स इन ईच सेमेस्टर जो है वो आपको मिल जाता है। अराउंड 2 मंथ्स के करीब आपको मिलते हैं। 6 मंथ्स का आपका एक सेमेस्टर है, और उसमें 2 मंथ्स और समटाइम्स 3 मंथ्स, ठीक है, ये तकरीबन आपको मिल जाते हैं, और इसमें आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। और जब आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, और चूंकि पार्ट टाइम भी आप काम कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट जो है, वैसे पार्ट टाइम आपको कितना 20 आवर्स 20 आवर्स मिलते हैं वीकली, जिसमें आप काम करके अपने एक्सपेंसेस, उसमें एक्सपेंसेस आपके मीट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेंसेस। पहले ये बिलाल साहब, पहले ये बहुत देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसीलिए वापस आ गए, अपने कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि उनसे एक्सपेंसेस यूके के बर्दाश्त नहीं हुए और वो अफोर्ड नहीं कर पाए, और वर्क आवर्स उनको मीट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उनको मजबूरन वापस आना पड़ा। यूके अगर आप लॉ को देखेंगे और इमिग्रेशन प्रोसेस को देखेंगे, तो जो बैंक स्टेटमेंट यूके आपसे शो करवाता है और वो आपसे प्रूफ लेता है, बेसिकली वो ये इसीलिए करवाता है कि आपके जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस हैं, जो डेली एक्सपेंसेस हैं, वो तो आप 20 आवर्स के साथ मीट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सही। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि जब स्टूडेंट ने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी होती है। अब जब इमिग्रेशन वाले आपको देखते हैं, वो तो कहते हैं कि आपके पास पढ़ने के लिए और नेक्स्ट फीस पे करने के लिए फंड्स आपने शो किए हैं। सही। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम वहीं पे आता है कि जब वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ से शो करके जाते हैं और अरेंज करके जाते हैं, और उसके बाद वो जाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो इस्तेमाल हो जाती है, घर वालों को जरूरत होती है, और वो कहते हैं कि आप वहीं पे इसको मैनेज करें, तो फीस मैनेज करना हमारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। डेली एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपके लिविंग कॉस्ट है, वो इजीली आप 20 आवर्स के साथ। मतलब आप क्या प्रेफर करते हैं कि जो लोग स्टडी वीजा पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अपनी फीस की जो है वो माली जितना भी उनके फंड्स बनते हैं वो एटलीस्ट अरेंज कर कर जाएं, बाकी एक्सपेंसेस वो वहां जाके मीट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप वहां पे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो अगर आप कर सकें तो आपके वालिदैन को यहाँ से आपकी फ़ीस जो है वो एटलीस्ट मैनेज करके
आपको, या आप 1 ईयर फुल फी पे करके चले जाएं, ये ऑप्शन भी होता है आपके पास, ठीक है। तो उसमें फिर स्टूडेंट जो है वो 1 साल के अंदर काफी सेटल डाउन हो जाता है। कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी फीस के पैसे जमा कर लें। अच्छा, ये तो होगी बिलाल साहब स्टूडेंट वीज़ा की बात। अब अगर हम बात करें वर्क वीज़ा की, तो वर्क वीज़ा में बहुत सारे हमारे यहाँ पर अफराद ऐसे हैं, उनमें नौजवान भी हैं और कुछ एजड लोग भी ऐसे हैं जो बाहर जाने के, यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं वर्क वीज़ा पर। तो कौन कौन से, अभी आपने बात की कि लो स्किल वीज़ा भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यूके, कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज हैं, और जो स्किल्ड वीज़ा है उसमें क्या कैटेगरीज है और क्या प्रोसीजर है? देखिए, यूके इस टाइम स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आपको इंजीनियरिंग में, ठीक है, जो हाई स्किल्ड हैं, ठीक है, और जो लो स्किल्ड, हाई स्किल्ड में कौन कौन सी? मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो स्किल्ड के अंदर आपके, जैसे मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की, इसमें आपके लैब टेक्नीशियंस जो हैं, ठीक है, उसके बाद आपके रेडियोलॉजिस्ट जो हैं। अच्छा, एक जो सबसे ज़बरदस्त अभी तक तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से यूके आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो है केयर असिस्टेंट्स। इस तरह पाकिस्तान में मेल नर्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज मेल नर्स के लिए तो आपको फुली क्वालिफाइड होना पड़ता है, लेकिन जो आपके यहाँ पे लो स्किल्ड लोग हैं जिन्होंने तकरीबन इंटरमीडिएट किया है और वो एक मिनिमम आइल्स का स्कोर ले सकते हैं, 4 बैंड्स आपको उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनके लिए जो है यूके जो है वो वर्क परमिट्स आपको दे रहा है, और वो तकरीबन आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल के बाद उस रूट पे ले जाता है। सही। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आप केयर वर्कर्स के तौर पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। फुली क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं उनके असिस्टेंट्स के तौर पे आप जा सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी कोई कोर्सेज करना जरूरी होंगे या? बिल्कुल, एक बेसिक आप जैसे यहाँ पे एक 3 मंथ्स कोर्सेज करते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों में, एक 3 मंथ्स की एक छोटी सी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो, इवन दो अगर लोग ये समझना चाहें कि अगर उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं हो, ठीक है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तो उसके अंदर भी वो यूके में अपना जॉब सिक्योर करके इस टाइम पे जा सकते हैं। और ये इसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोफाइल चाहिए, ये भी अगर आप इस पे गाइडेंस। जी मैम। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक एक क्वालिफिकेशन है, लाइक मैट्रिक या इंटरमीडिएट जैसे मैंने जिक्र किया, वो आपके पास हो। उसके बाद आप ट्रेनिंग लें किसी भी इंस्ट्रक्टर से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, वर्बली भी, प्रैक्टिकली ऑन हैंड ट्रेनिंग भी आपको देते हैं। हॉस्पिटल्स में आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट्स, जैसे हेल्पर्स होते हैं डॉक्टर्स के साथ और नर्सेज के साथ हमारे हॉस्पिटल में, ये ट्रेनिंग आप लें, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सही। अगर आपके पास पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है, जाके डिप्लोमाज वैसे है, सही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन आप चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। और ये 2 चीज़ें करने के बाद फिर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें। यूके तमाम जॉब्स, तमाम कंपनीज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को दे दी ये चीज उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपको हायर करता है। आप जॉब्स अप्लाई करें डिफरेंट, हर वेबसाइट पे जाके जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपने सीवीज शेयर करें। मतलब आपके पास कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस जरूर हो, और आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन, अगर आपको नहीं मिलता कोई प्रैक्टिकली यहाँ पर फिजिकली कोई इदारा ऐसा, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपना वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं वारिस बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। अच्छा, मुझे ये गाइडेंस चाहिए थी कि यूके में ना मैं काम करना चाह रहा हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में, मेरी रिहाइश है इस्लामाबाद में। सही। मैंने जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया हुआ है। एजुकेशन जो है वो मेरी मास्टर्स लेवल तक कंप्लीट है। ठीक। तो मुझे उसका प्रोसेस जो है ना वो पूछना था कि हम फाइनेंशियली जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मिनिमम, और क्या प्रोसेस जो है वो फास्टेस्ट इसका होता है यूके का। सही जी। अगर वहाँ पे काम जी, इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा चूंकि इनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, सही, आपके लिए तरीका का ये होगा कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको अपने मेंटेनेंस फंड्स दिखाने होते हैं जी, ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिसर को, जो कि आपके सिर्फ 1270 पाउंड्स हैं मेंटेनेंस फंड्स जो हैं। इसके अलावा आपकी वीजा फीस होती है जो कि डिफरेंट मैटर करती है, लाइक 3 इयर्स अगर आपको जॉब ऑफर मिली है या 5 इयर्स आपको जॉब ऑफर मिली है
तो उस पे राउंड अबाउट 2000 पाउंड जो है वो ही सिर्फ आपका एक्सपेंस आता है इस पर अप्लाई करने के लिए। सही। रेस्ट ऑफ दी चीजें जो हैं, जो रिक्वायर्ड हैं आपके वर्क परमिट इशू करने के लिए, वो आपकी कंपनी जो है वो पे करती है। सही। सो अगर आपको कोई कंपनी जब आप अप्लाई करते हैं और वो आपको ऑफर कर देते हैं तो आपको सिर्फ 2000 पाउंड ही रिक्वायर्ड है। सही। ठीक है, जो बाय लॉ जिस पे लोग सेलेक्ट। अच्छा, बिलाल साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि आपने फरमाया कि जो लोग अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा के लिए और उनको कोई कंपनी अगर ऑफर लेटर दे देती है, इसके लिए किसी वीज़ा कंसल्टेंट और वीज़ा लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है? उसके थ्रू ही ये किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंटली भी आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, एडवाइस आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक राइट एडवाइस जो है, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे लोग गलती क्या करते हैं कि ये राइट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब खुद से कोई प्रोसेस करने लगते हैं तो उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन को मिस कर जाते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक प्रॉपर एक बंदा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं और वो आपको उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है, तो उसमें आप के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें ये भी तो क्योंकि जितने ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ऑथराइज्ड बंदे के पास ही जाना चाहिए, ये भी आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, आप प्रॉपर जो फर्म्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो आप देखें, आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाती है। आप उनकी ऑनलाइन भी चीज़ें देख सकते हैं, ऑफिस विजिट करके देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो देखें जिनका काम है आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेना और आपसे पैसे बटोर लेना। उनको आप जब उनके साथ जाके मिलते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह, एक पढ़े लिखे बंदे को, जाहिर है जो जॉब अप्लाई कर रहा है वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, उसको पता चल जाता है। आप पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इदारे हैं, बहुत से अच्छे ऑफिसेज हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस लें। आपको जो एडवाइस वो ऑफिस प्रोवाइड करता है, अगर आप यूके की एक बड़ी, तकरीबन तमाम कंट्रीज की होती है, बट यूके की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी लाइक कोई भी प्रोग्राम मैं अगर किसी बंदे को बता रहा हूं तो वो जाके खुद से पढ़ सकता है। सही।